हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन किया था और जिसमें ये देखा था कि मियोसिस के दौरान गैमीट्स जो बनते हैं तो गैमीट्स में क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है अर्थात क्रोमोसोम किस प्रकार से अंत में गैमीट्स में सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं। और मैंने ये कहा था कि मेंडेलियन फैक्टर्स हैं वे क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। मेंडेलियन फैक्टर्स या जीन कहते हैं आजकल उनको। अब वो जीन भी क्रोमोसोम के साथ किस प्रकार से इनहेरिट होते हैं, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्रोमोसोम के साथ जो मेंडेलियन फैक्टर थे वो किस प्रकार इनहेरिट हुए थे तो ये बताने वाले हैं। और उसके उपरांत जो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में बताने वाले हैं कि डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है और उसके बाद लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा था कि जो क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इट मीन्स जो क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर्स के बीच में जो पैरेललिज्म होती है, मैंने पहले दो चित्रों के द्वारा पहले जो दो फिगर्स ड्रॉ किए हैं उनके द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये फिगर ड्रॉ किया है मैंने, और जिसमें ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव किया है और ये भी शो किया है कि ये क्रोमोसोम पर जो मेंडेलियन फैक्टर जो स्थित होते हैं ये किस प्रकार से गैमीट में जाते हैं पहले और फिर किस प्रकार से ये उसमें डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो जाता है और ये संतानों में पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इस क्रॉस में मैंने राउंड और रिंकल्ड वाला करेक्टर लिया है। तो राउंड और रिंकल्ड यहाँ पर ये गैमीट्स हैं। तो गैमीट्स ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, तो आप देखेंगे गैमीट्स तो ये हैप्लॉयड होते हैं। अब ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट आपस में फ्यूज कर गया तो एक हाइब्रिड F1 जनरेशन में हाइब्रिड और यू नो वेरी वेल राउंड ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये राउंड ऑफ स्प्रिंग को अगर सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो ये गैमीट्स ये कैपिटल R वाला जो क्रोमोसोम है देखिए इस गैमीट में चला गया और स्मॉल r वाला इस गैमीट में चला गया, सेग्रीगेट हो गए ना। अब सेग्रीगेट हो गए तो ऐसे ही ये गैमीट ये तो कैपिटल R और स्मॉल r सेग्रीगेट हो गए और इसीलिए तो F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया था। राउंड और रिंकल्ड का जो रेशियो है ये 3:1 का रेशियो इसलिए आया था क्योंकि राउंड वाला करेक्टर जो था जिस क्रोमोसोम पर गैमीट में चला गया तो देखिएगा सेग्रीगेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस टू प्रूव ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर इसमें एक डाइहाइब्रिड क्रॉस ये आपका जाना पहचाना क्रॉस है, कोई नया नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ क्रोमोसोम्स पर ये मेंडेलियन फैक्टर को शो किया है, बस वही है। देखिए कि राउंड और येलो, आप ये भी आपको भली भांति अवगत कराना है कि राउंड और रिंकल्ड ये राउंड और रिंकल्ड ये सीड की जो शेप हैं तो एक ही करेक्टर के दो अल्टरनेट हैं तो इसलिए सेम लोकस होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये येलो है और ये ग्रीन है, ये सीड का कलर है इसलिए इनका भी सेम लोकस होगा। तो ये टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो यहाँ पर लिए हैं और एक डाई हाइब्रिड प्राप्त कर लिया है, ये डाई हाइब्रिड है। आप देख सकते हैं इनके जो गैमीट्स फॉर्म हुए तो गैमीट्स में एक तो डिप्लॉयड आप देखिएगा 2 पेयर क्रोमोसोम है, इसमें ये 2 पेयर्स शो किए हैं, हालांकि पी प्लांट में 7 पेयर होते हैं लेकिन 2 पेयर्स क्रोमोसोम है। तो 2 पेयर्स में से देखिएगा सिंगल 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 इसका और सिंगल इसका, तो एक गैमीट ये हो गया, एक गैमीट ये हो गया और एक गैमीट ये हो गया।
तो एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है। ऐसे ही मैंने गैमीट का फ्यूजन दिखाया है क्योंकि ये सेम गैमीट है ना, ये सेम गैमीट है। तो इस तरह से मान लो एक इसका गैमीट और एक इसका गैमीट फ्यूज करता है, तो यहाँ पर ये राउंड और येलो, ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, केवल मैंने मेंडेलियन फैक्टर्स को क्रोमोसोम पर शो किया है। तो आप देख सकते हैं एक तो मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम। तो राउंड, एक राउंड वाला क्रोमोसोम आ गया, एक रिंकल्ड वाला क्रोमोसोम आ गया, तो ये डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो गया और करेक्टर हो गया राउंड। ऐसे ही एक येलो वाला और एक ग्रीन वाला यहाँ पर, अर्थात एक पैटर्नल और एक मैटरनल। तो इस प्रकार से ये येलो और ग्रीन, और इसलिए ये करेक्टर यहाँ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो गया और करेक्टर आ गया येलो। तो ये राउंड येलो करेक्टर है। इसको जब हम इस डाई हाइब्रिड को क्रॉस कराते हैं अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो ये आप जानते हैं 9331 का रेशियो प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से ये 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं, अर्थात ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये कैपिटल आर वाला, जिस पर कैपिटल आर अर्थात राउंड का करेक्टर है, तो इस राउंड के करेक्टर वाले क्रोमोसोम के साथ ये वाला भी आ सकता है, ये वाला गैमीट भी आ सकता है, और ये वाला क्रोमोसोम भी आ सकता है और ये वाला क्रोमोसोम भी आ सकता है। इसलिए इसकी जो इस इंडिविजुअल की 4 प्रकार के गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 2 3 4। देख सकते हैं क्योंकि एक पेयर ये है भाई, एक पेयर ये है, तो एक पेयर में से मान लो ये क्रोमोसोम आ गया, तो ये क्रोमोसोम आ गया, जैसे अब इसके साथ गैमीट फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो कल मैंने गैमीट फॉर्मेशन बताया था, कोई सा भी एनाफेज के दौरान कोई सा किसी पोल पर जा सकता है। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स जो हैं एनाफेज फर्स्ट के दौरान, आपने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि किसी भी पोल पर कोई सा भी क्रोमोसोम, तो इस तरह से मान लो इस वाले क्रोमोसोम के साथ और ये वाला क्रोमोसोम, ये कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम एक तरफ चले गए तो एक गैमीट में ये हो गए। इसी तरह से अगर ये प्रोबेबिलिटी हुई, मान लो कि राउंड वाले के साथ ये ये राउंड वाले के साथ ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम चला गया एक पोल पर, तो इस तरह से वो गैमीट बन जाएगा। तो अलग अलग गैमीट बनने की संभावना होती है और ये 9331 का रेशियो आता है। तो क्रोमोसोम पर ये मेंडेलियन फैक्टर स्थित होते हैं और ये किस प्रकार से संतानों में इनहेरिट होते हैं। हालांकि ये आप क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आप मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में और एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तक तो सेम है बिल्कुल, ये राउंड और येलो, राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहाँ पर ये गैमीट्स ये सेम बिल्कुल यहाँ तक सेम है, देखिएगा ये सेम है, ये गैमीट प्रोड्यूस हुए और यहाँ पर एक हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। हाइब्रिड इंडिविजुअल का मीन्स राउंड और येलो जो हाइब्रिड इंडिविजुअल, अर्थात उसके एक क्रोमोसोम पर राउंड वाला करेक्टर है तो दूसरे क्रोमोसोम पर रिंकल्ड वाला। ऐसे ही दूसरे पेयर पर जो येलो और ग्रीन वाले हैं दूसरे पेयर पर, तो इसलिए डोमिनेंट करेक्टर शो हो रहे हैं केवल तो राउंड येलो। टेस्ट क्रॉस में आप जानते हैं कैसे किससे क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस में ऑलवेज रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस किया जाता है। तो रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराने पर देखिएगा ये महत्वपूर्ण है आपके लिए आगे, अगर लिंकेज सीखनी है तो ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये मेरे दोनों फिगर्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए इससे जैसे यहाँ पर थे 4 प्रकार की गैमीट्स बनने की प्रोबेबिलिटी है, मगर इससे केवल क्योंकि रिसेसिव करेक्टर है, टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, तो रिसेसिव करेक्टर है
तो इसलिए ये ही गैमीट, एक ही प्रकार के गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, एक ही प्रकार के गैमीट बनने की संभावना है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये गैमीट का जब फ्यूजन होगा तो ये राउंड वाला क्रोमोसोम रिंकल्ड के पास आ गया और येलो वाला क्रोमोसोम यहाँ पर ग्रीन के पास आ गया। यहाँ पर राउंड वाला क्रोमोसोम ये रिंकल्ड के पास, लेकिन ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम ग्रीन वाले के पास। इस तरह से ही मैटरनल, एक गैमेट दूसरे गैमेट से फ्यूज होगा तो पेयरिंग होती है ना, तो ये पेयरिंग के दौरान देख लीजिएगा किस प्रकार से जो डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर करते हैं जब गैमेट फ्यूज करके आपस में। तो ये राउंड येलो और राउंड ग्रीन, और यहाँ पर ये रिंकल्ड के दोनों क्रोमोसोम, और यहाँ पर ये येलो और ग्रीन के दोनों क्रोमोसोम। ये रिंकल्ड येलो हो गया और ये रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ पर देखिएगा रिंकल्ड के दोनों क्रोमोसोम है, ग्रीन के दोनों करेक्टर लिए हुए ये क्रोमोसोम यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया। तो यहाँ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आपने देखा ये राउंड येलो था और ये रिंकल्ड ग्रीन था। तो राउंड येलो पेरेंटल फॉर्म, राउंड रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल फॉर्म, और ये न्यू। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दो तो पेरेंटल फॉर्म है और दो रिकॉम्बिनेंट है। तो 50% तो पेरेंटल फॉर्म है और न्यू जो है अलग प्रकार के, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ तो इस प्रकार से अलग प्रकार के जो न्यू कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो अब देख रहे हैं पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट 50%, या 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है। इससे अगला, अब मैंने एक इमेजिनरी ये फिगर बनाया है, ये वास्तविक नहीं है, ये इमेजिनरी फिगर है, मैंने एक कल्पना की है आपको समझाने के लिए, एक समझाने की दृष्टि से। राउंड और येलो माना एक ही क्रोमोसोम पर हैं। यहाँ पर तो था राउंड और येलो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, या फिर रिंकल्ड और ग्रीन अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। यहाँ पर राउंड और येलो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हैं। अब चूंकि राउंड और रिंकल्ड की लोकस एक होती है, ऐसे ही येलो और ग्रीन की लोकस भी सेम होती है। तो इस प्रकार से अगर मान लो राउंड और येलो एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो रिंकल्ड और ग्रीन भी सेम क्रोमोसोम पर होंगे। तो मैंने यहाँ पर, हालांकि होते नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये राउंड और येलो सेम क्रोमोसोम पर नहीं होते, लेकिन मैंने एक इमेजिन की है एक समझाने की वजह से आपको, कि मान लो ऐसे हों एक ही क्रोमोसोम पर ये दोनों जीन हों। तो देखिएगा ये राउंड और येलो एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो इनके ये इंडिविजुअल हैं, राउंड येलो है, ये राउंड येलो ही कहेंगे इसको, ये वाला जो इंडिविजुअल है ये इसे राउंड येलो कहेंगे, क्योंकि दोनों ही जीन हैं इसमें, राउंड के और येलो के, देख लीजिएगा। और इसे रिंकल्ड ग्रीन कहेंगे क्योंकि रिंकल्ड का और ग्रीन का दोनों ही जीन है इसमें। अब आप देख रहे हैं जो गैमीट बनेंगे, तो गैमीट में हमेशा ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, पेयर्ड में से एक ही आता है सिंगल। तो एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला ये आ गया और एक ब्लैंक क्रोमोसोम आ गया, तो एक गैमीट ये बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा भी गैमीट बनेगा, मान लो तो एक इसका और एक इसका, तो देखिएगा ये दूसरा गैमीट बन गया। तो गैमीट बनने की संभावना ये है, सेम बिल्कुल यही। ऐसे देखिएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला गैमीट और एक ब्लैंक वाला क्रोमोसोम, तो एक गैमीट ये बन गया। ऐसे ही दूसरा भी गैमीट सेम बनेगा, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ गैमीट यहाँ पर, इसके भी जो दोनों गैमीट सेम है और इसके भी दोनों गैमीट सेम है। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट दिखाया, तो एक मान लो ये गैमीट और ये गैमीट फ्यूज कर रहे हैं, तो देखिएगा एक इसका क्रोमोसोम और एक इसका क्रोमोसोम, तो पहला वाला इसका क्रोमोसोम और इसका क्रोमोसोम, ये डिप्लॉयड नंबर यहाँ रिस्टोर हो गए, और राउंड येलो और ये रिंकल्ड ग्रीन के जीन यहाँ पर आ गए, और दूसरा वाला क्रोमोसोम इसका ब्लैंक और इसका भी ब्लैंक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम ब्लैंक हो गए। तो ये जो इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल राउंड येलो ही होगा।
तो यहाँ तक परिणाम देखिएगा सेम प्राप्त हुए हैं। राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस कराने पर राउंड येलो इंडिविजुअल ही उत्पन्न होते हैं। तो राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में राउंड येलो इंडिविजुअल ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस क्रॉस में अंतर तो देख रहे हैं आप। इसमें जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित हैं और इसमें मैंने जो जीन ली हैं वे एक ही क्रोमोसोम पर ली हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर राउंड येलो को फिर वही प्रोसेस टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। तो रिसेसिव इंडिविजुअल जो है उसमें राउंड और रिंकल्ड और ग्रीन की जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पर हैं। रिंकल्ड और ग्रीन की जो जीन है वे सेम क्रोमोसोम पर हैं। तो देखिए रिंकल्ड और ग्रीन जो है ये रिसेसिव इंडिविजुअल आ गया। अब रिसेसिव इंडिविजुअल से पता है आपको एक ही प्रकार के यही गैमीट उत्पन्न होते हैं। तो अब देखिए इससे जो गैमीट उत्पन्न हो रहे हैं या तो ऐसा गैमीट उत्पन्न होगा और या ऐसा गैमीट उत्पन्न होगा। केवल दो ही प्रकार के, यहां देखिएगा 4 प्रकार के गैमीट बनने की संभावना थी। तो यहां जो करेक्टर था इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा था, यहाँ पर 4 प्रकार के गैमीट बन रहे थे, लेकिन यहाँ केवल 2 ही प्रकार के गैमीट बनने की पॉसिबिलिटी है। आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला क्रोमोसोम है, मान लो RY, तो इसके साथ ये ब्लैंक आ गया, या फिर ये वाला सिंगल RY, तो इसके साथ ये ब्लैंक क्रोमोसोम है। तो या तो ऐसा गैमीट बनेगा या ऐसा गैमीट बनेगा। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गैमीट में राउंड येलो साथ साथ ही हैं, रिंकल्ड ग्रीन साथ साथ ही हैं। तो ये जो करेक्टर्स हैं आपस में बंधे हुए हैं, जैसे पक्के फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल बहुत पक्की दोस्ती है और वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन अटैच्ड हैं। अब देखिएगा ये गैमीट फ्यूजन के दौरान एक ये वाला क्रोमोसोम तो कैपिटल RY और ये तो एक डिप्लॉयड नंबर ये हो गया, और एक डिप्लॉयड नंबर देखिएगा इसका ब्लैंक और इसका ब्लैंक। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल RY और स्मॉल RY, तो एक डिप्लॉयड नंबर तो ये हो गया और एक इसका ब्लैंक और इसका। अब आप देख रहे हैं कि ये राउंड येलो, आइदर राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन, ये तो दोनों पेरेंटल फॉर्म है। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों पेरेंटल फॉर्म है। न्यू कॉम्बिनेशन कहां गए, रिकॉम्बिनेंट। नो रिकॉम्बिनेंट विल प्रोड्यूस हियर। तो यहां पर 100% पेरेंटल फॉर्म। तो इस करेक्टर को और इस क्रॉस से और इस क्रॉस से, मेरे इन 2 फिगर से ये क्या निष्कर्ष निकला, वो इस वीडियो का सार है जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं आपको। तो इसमें अगर सेम क्रोमोसोम पर करेक्टर, ये एक ही क्रोमोसोम पे नहीं थी दोनों जीन, यहां पर एक ही क्रोमोसोम पर थी। तो जो एक ही क्रोमोसोम पर नहीं होती उन्हें तो अनलिंक्ड जीन कहते हैं, और जो एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन स्थित होती हैं उन्हें लिंक्ड जीन कहते हैं। तो अगर ये एक ही क्रोमोसोम पर जीन स्थित हैं तो टेस्ट क्रॉस के दौरान 100% पेरेंटल फॉर्म ही उत्पन्न होंगी। अदरवाइज अगर एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है तो ये पेरेंटल फॉर्म और रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस होने के जो चांस होंगे वह 50-50% होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। यहाँ अप्लाई, उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर कि ये जो जीन है सेम क्रोमोसोम पर अगर स्थित हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो टेस्ट क्रॉस है, डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस, यहां अलग परिणाम देगा। क्रोमोसोम्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं,
लेकिन जीन हमेशा वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन का या मेंडेलियन फैक्टर का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होता है जब वे अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित हों। सेम क्रोमोसोम पर अगर स्थित होंगे तो आप परिणाम देख सकते हैं 100% पेरेंटल फॉर्म होंगी। तो यहां पर जो इस वीडियो का जो टॉपिक था मेरा लिंकेज, तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही ये सारे जो फिगर्स मैंने ड्रॉ किए थे। तो लिंकेज किसे कहते हैं? तो एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन स्थित होती हैं उन्हें लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और टेंडेंसी ऑफ दीज जीन्स टू गोज in same gamete या to inherit together in coupled state into offsprings, साथ साथ इन जीन की साथ साथ जाने की जो टेंडेंसी है संतानों में, उसको कहते हैं लिंकेज। इस घटना को कहते हैं लिंकेज। तो ये लिंकेज के जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मॉर्गन ने किए थे, हम उसको भी अभी जो एनसीईआरटी में जो फिगर्स हैं उनको भी दिखाएंगे। तो उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये जीन पूरी तरह से साथ साथ हैं और राउंड और येलो एक दूसरे से अलग नहीं हुई हैं यहाँ पर। और मैं फिर कह रहा हूँ, राउंड और येलो एक ही क्रोमोसोम पर नहीं होती, पहले भी बताया मैंने। ये एक इमेजिनरी मैंने फिगर ड्रॉ किया है। तो एक्चुअल फिगर जो है वो एक अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो जीन बिल्कुल अलग अलग नहीं होती हैं और 100% पेरेंटल फॉर्म ही देती हैं, वो लिंक्ड जीन कहलाती हैं। और ऐसी लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, जो कपल्ड स्टेट में और बिल्कुल साथ साथ ही संतानों में इनहेरिट होंगी और 1% भी रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऐसी जीन को लिंक्ड जीन कहते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, तो अगर ये क्रोमोसोम पर ए और बी दोनों जीन हैं और ये कभी अलग अलग ना हो, टेस्ट क्रॉस के दौरान ये अलग अलग ना हो, डाईहाइब्रिड इंडिविजुअल एक डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराएं हम और उसमें अलग अलग ना हो और 100% पेरेंटल फॉर्म ही, चाहे ये डोमिनेंट कंडीशन में चाहे रिसेसिव कंडीशन में, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली जो जीन है अगर अलग अलग नहीं होंगी, 100% पेरेंटल फॉर्म ही उत्पन्न होंगी, तो ये कहलाएंगी, ऐसी लिंकेज कहलाती है कंप्लीट लिंकेज। लेकिन अगर कुछ रिकॉम्बिनेंट भी उत्पन्न होते हैं, मान लो 70% पेरेंटल फॉर्म है और 30% नए रिकॉम्बिनेंट अर्थात न्यू कॉम्बिनेशन भी उत्पन्न हो गए, तो ऐसी लिंकेज कहलाएगी इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज का हम एक एक्चुअल एग्जाम्पल आपको देते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज का एक फिगर आप देख सकते हैं। जो फिगर आप देख रहे हैं कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है ये, और इसमें एक मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला में ये क्रॉस कराया है। तो जो एक फीमेल ड्रोसोफिला है उसमें रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड, उसकी जो लाल आंखें हैं और विंग उसके नॉर्मल हैं, और अर्थात एक तो आई का करेक्टर लिया है और एक विंग का करेक्टर लिया है। ऐसे ही जो इसको क्रॉस कराया है मेल से, वह पर्पल आइड हैं और उसके वेस्टिजियल विंग्ड हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड को कैपिटल लेटर से शो किया है, इसलिए रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड आर डोमिनेंट ओवर पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्ड। तो यू नो वेरी वेल
इन फर्स्ट जनरेशन, इन F1 जनरेशन, तो कौन सी संतानें उत्पन्न होंगी? रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड, जैसा इस फिगर में देख रहे हैं, तो रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड ही इसमें उत्पन्न हुई हैं। अब इसको एक रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराया है, तो रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराने पर तो जो मेल है, रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड है, मेल ड्रोसोफिला को अब एक रिसेसिव इंडिविजुअल से, रिसेसिव फीमेल से क्रॉस कराने पर आप देख रहे हैं कि आइदर रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड ऑफ स्प्रिंग्स हैं, प्रोजेनी में आप देख रहे हैं, तो आइदर रेड आइड नॉर्मल विंग्ड और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड, तो दोनों ही रेड आइड, रेड नॉर्मल और पर्पल वेस्टिजियल, ये दोनों ही पेरेंटल टाइप हैं, तो रिकॉम्बिनेंट कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ये करेक्टर है, ये जो इसका रेड नॉर्मल और ये पर्पल वेस्टिजियल का जो करेक्टर है, ये 100% जो कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर 100% पेरेंटल फॉर्म उत्पन्न हो रही हैं, तो इसलिए इसे कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। और मैंने जैसा कहा, इनकम्प्लीट लिंकेज में तो कुछ परसेंट रिकॉम्बिनेंट भी उत्पन्न होंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज में कुछ परसेंट रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न होते हैं। कुछ परसेंट क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, चलिए इसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं। तो जैसे मैं आपको पुनः 11th में मियोसिस वाले टॉपिक की ध्यान दिलवाता हूं। आपने मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट आपने पढ़ी होगी। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें प्रोफेज फर्स्ट 5 सब स्टेजेस में बटी रहती है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? एक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो जो जाइगोटीन में सिनेप्सिस, जो पेयरिंग हो जाती है, और पैकाइटीन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो उस क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ये जीन अलग अलग होती हैं। जीन कैसे अलग अलग हो जाएंगी? सोचिए, जीन कैसे अलग अलग हो जाएंगी? मान लो ये जीन है, यहां पर माना ये जीन है, ये जीन है, और माना ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। माना ये जीन है, मैंने 2 क्रोमोसोम पर सेम जीन बनाई है, ए और बी नाम दिया है जीन का। अब एक क्रोमोसोम, फर्स्ट वाला ये क्रोमोसोम है मान लो, इस पर मैंने एक जीन, 2 जीन के लोकस आपको लोकेशन दिखाई है, और ये सेकंड वाला जो जीन है, सेकंड वाला जो क्रोमोसोम है, इस पर 2 जीन के लोकस दिखाई है मैंने। आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जीन के बीच की जो डिस्टेंस है कम है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कम है कि नहीं, और यहां पर जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। जैसे और भी मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि एक रस्सी है मान लो, और जैसे मान लो ये मान लो एक मेरा मार्कर है। अब इस मार्कर पर जो ये पट्टियां बनी हुई हैं, ये मान लो जीन मान लीजिए इनको। अब मैंने एक और पट्टी बना दी बिल्कुल इसके पास मैंने पट्टी बना दी, और ये बहुत पास पास मैंने ये पट्टियां बना दी। तो अब ये पास पास जो पट्टियां बन गई, ये एक मार्कर तो ये है, और ऐसे ही दूसरा एक क्रोमोसोम तो ये है जिस पर ये 3 जीन बनाई है मैंने, 1 2 3, एक डार्क वाला कलर और एक देखिएगा। ऐसे ही मान लो एक दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो अब मान लो इस पर एक जीन ये वाला मार्क है और एक दूसरा वाला ये मार्क, दूसरा वाला इतनी दूर बना दिया मैंने, अर्थात इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह ज्यादा कर दिया मैंने।
तो एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है आपको ध्यान होगा, टुकड़े होते हैं इनके, और टुकड़े एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो टुकड़े टुकड़े वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो इस जीन का और इस जीन का अलग होने का चांस ज्यादा रहेगा, अलग होने का, तो जीन अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं क्रॉसिंग ओवर के दौरान। और ये जीन जो जितनी पास पास हैं उतनी ही स्टेबल होंगी, अर्थात टुकड़े भी करेंगे इनके तो भी ये पास पास रहेंगी, इस क्रोमोसोम के टुकड़े भी हो जाएंगे तो भी ये जीन पास पास होंगी। तो इस प्रकार से अगर हम मान लो इसके टुकड़े किए जाएं तो इसकी जो जीन के जो सेपरेट होने के चांस बहुत कम रहेंगे, और इसके टुकड़े हो जाएं क्रॉसिंग ओवर के दौरान तो ये जीन अलग अलग होने के चांस रहेंगे, और जहां जीन अलग हुई ना वहां पर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जो दो एक्सपेरिमेंट किए थे क्रॉस ए और क्रॉस बी, जो एनसीईआरटी में जो शो किए हुए हैं, एनसीईआरटी में जिसका फिगर है, अब मैं उनकी बात करता हूं। जो मॉर्गन ने जो दो क्रॉस किए थे उनमें क्रॉस फर्स्ट जो है उसमें पहला जो क्रॉस है उसमें जो दो जीन हैं उनके बीच की डिस्टेंस कम है इसी तरह से, और जो दूसरा क्रॉस है क्रॉस सेकंड उसमें जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। इसीलिए पहले क्रॉस में तो ज्यादा पेरेंटल फॉर्म आई थी, कोई 1%, 1 पॉइंट समथिंग कोई रिकॉम्बिनेंट आए थे, नहीं ज्यादा पेरेंटल फॉर्म आई थी। और जो दूसरा जो क्रोमोसोम है जो दूसरा क्रॉस है, दूसरे क्रॉस में चूंकि वो जीन दूर दूर स्थित थी, तो इसीलिए जीन दूर दूर स्थित थी, तो इसीलिए जो रिकॉम्बिनेंट के चांस उसमें लगभग 37% थे, और जो पेरेंटल फॉर्म है 63% ही आ पाई है। तो मॉर्गन के अगर हम क्रॉस की बात करें तो आप उसका ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट है मॉर्गन का, तो आप देख सकते हैं इसमें क्रॉस ए देखिए, पहले केवल अपना ध्यान क्रॉस ए पर लगाइए। मॉर्गन का जो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में ये फिगर है, तो इसमें उन्होंने एक येलो वाइट और वाइल्ड टाइप, तो फीमेल है येलो वाइट और जो मेल है वाइल्ड टाइप। यहां पर देखिएगा एक तो बॉडी का करेक्टर लिया है, इट मींस येलो बॉडी, और एक दूसरा जो करेक्टर है वह आंखों का करेक्टर लिया है। तो बॉडी का करेक्टर येलो और आंखों का करेक्टर वाइट जो फीमेल में, तो एक येलो कलर की ड्रोसोफिला है जिसकी आंखें वाइट हैं, और वाइल्ड टाइप का मतलब है कि एक ब्राउन कलर का जो ड्रोसोफिला जो मेल है और उसकी जो आईज हैं वह रेड हैं। तो अब यहां पर एक प्लस का जो सिंबल जो लगा हुआ है इन जीन पर, तो वो ये शो कर रहा है कि ये वाइल्ड टाइप अर्थात ब्राउन रेड इज डोमिनेंट ओवर येलो वाइट। तो आपको पता है कि येलो वाइट और ब्राउन रेड को जब क्रॉस किया जाएगा तो फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट करेक्टर ही अपीयर हो पाएगा। तो डोमिनेंट करेक्टर जो है वाइल्ड टाइप, F1 जनरेशन में जो वाइल्ड टाइप जो इंडिविजुअल जो उत्पन्न होते हैं, वाइल्ड टाइप मींस ब्राउन बॉडीड और रेड आइड। तो ब्राउन रेड जो इंडिविजुअल जो F1 के इंडिविजुअल हैं, ब्राउन रेड को अगर टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस मींस वही फॉर्मूला, टेस्ट क्रॉस रिसेसिव से क्रॉस कराया, तो यहाँ पर रिसेसिव मेल है, येलो व्हाइट से क्रॉस किया जा रहा है। तो येलो व्हाइट से क्रॉस कराने पर आप देख रहे हैं कि ब्राउन रेड येलो व्हाइट, ब्राउन रेड येलो व्हाइट, एक ही आपके लेफ्ट साइड में जो एक लाइन है F2 जनरेशन की, आपके लेफ्ट साइड में वो ब्राउन रेड येलो व्हाइट, ब्राउन रेड येलो व्हाइट
वे 98.7 हैं, अर्थात 99% समझ लीजिए लगभग, और 1 पॉइंट समथिंग 1.3% रिकॉम्बिनेंट हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। क्रॉसिंग ओवर, जो पैकाइटिन में जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी वजह से जीन के दूर दूर होने के चांस होते हैं। तो ये मॉर्गन का क्रॉस ए आपने देखा। क्रॉस ए में तो येलो बॉडीड व्हाइट आइड को एक बार फिर सुनिए, येलो बॉडीड व्हाइट आइड रिसेसिव जो फीमेल है उसको ब्राउन रेड से क्रॉस कराया है, ब्राउन रेड मेल से क्रॉस कराया है। अब जो F1 में जो डोमिनेंट इंडिविजुअल या हाइब्रिड, डोमिनेंट भी और हाइब्रिड भी जो इंडिविजुअल उत्पन्न हुए उनको रिसेसिव मेल से, येलो व्हाइट मेल से क्रॉस कराने पर जो पेरेंटल फॉर्म अधिक उत्पन्न हुई हैं। पेरेंटल फॉर्म इसलिए अधिक उत्पन्न हुई हैं क्योंकि येलो व्हाइट के और जो ब्राउन रेड के जो कैरेक्टर हैं, जो जीन हैं, वे सेम क्रोमोसोम पर हैं, और सेम क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं मैं बता चुका हूं, उन्हें लिंक्ड जीन कहते हैं। और लिंक्ड जीन के इस प्रकार से संतानों में साथ साथ इनहेरिट होकर संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया को लिंकेज कहते हैं। तो ये क्रॉस ए, इसे कंप्लीट लिंकेज तो नहीं कह सकते क्योंकि 1.3% तो फिर भी रिकॉम्बिनेंट हुए हैं, लेकिन लिंकेज को शो कर रहे हैं। ऐसे ही लिंकेज का दूसरा एग्जाम्पल क्रॉस बी। अब आप इसमें आपको भी दिखाई दे रहा होगा जो येलो व्हाइट के और जो ब्राउन रेड के जो कैरेक्टर थे उनकी जीन पास पास थी। यहाँ पर व्हाइट मिनिएचर और एक रेड नॉर्मल, वाइल्ड टाइप का मतलब है रेड और नॉर्मल, अर्थात आंखें, एक आंखों का कैरेक्टर व्हाइट आइड और एक दूसरा कैरेक्टर ले लिया है विंग का कैरेक्टर। अब आंखों का कैरेक्टर और विंग का कैरेक्टर, इन दोनों की जो जीन हैं ये दूर दूर स्थित हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट इस कैरेक्टर को कंसीडर करके देखा है, एक तो व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग्स, ऐसे ही जो वाइल्ड टाइप का मतलब रेड आइड और नॉर्मल विंग। तो यहां पर रेड आइड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आइड, और ऐसे ही जो नॉर्मल विंग का जो कैरेक्टर है इट इज डोमिनेंट ओवर मिनिएचर विंग। तो F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप जो इंडिविजुअल उत्पन्न हुए, इट मींस जो रेड आइड लाल आंखों वाले और नॉर्मल विंग वाले जो इंडिविजुअल उत्पन्न हुए उनको टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस वही रिसेसिव से क्रॉस कराया। तो आप देख रहे हैं रिसेसिव मेल से क्रॉस कराने पर, रिसेसिव मेल मींस वाइट आइड और मिनिएचर विंग वाले मेल से क्रॉस कराने पर पाया, देखिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। और क्या हो गया, पेरेंटल टाइप कितने उत्पन्न हो रहे हैं, पेरेंटल टाइप ओनली 62.8% पेरेंटल टाइप। क्यों उत्पन्न हुए, क्योंकि ये जीन दूर दूर थी और दूर दूर होने के कारण अलग अलग होने के चांस हो गए। अलग अलग होने के, जहां अलग अलग हुई वहीं रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हुए। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट, आपके जो राइट साइड में जो रिकॉम्बिनेंट देख रहे हैं आप 37.2% रिकॉम्बिनेंट हैं और लेफ्ट साइड में 62.8% पेरेंटल फॉर्म है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन के बीच की दूरी कितनी है, अगर दूरी ज्यादा है तो लिंकेज मजबूत नहीं होगी, और अगर दूरी कम है तो लिंकेज मजबूत होगी। और दूरी कम है उतने ही रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न
नहीं होंगे। अगर जीन की बीच की दूरी कम है तो रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न नहीं होंगे, और अगर जीन के बीच की दूरी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न होने के चांस ज्यादा होंगे। तो ये मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था, और यही लिंकेज का कंसेप्ट था जिसे मैंने इस वीडियो में विभिन्न चित्रों के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास किया था। पहले मैंने इस वीडियो में जो सेग्रीगेशन को प्रूव करने के लिए और क्रोमोसोम के साथ मेंडेलियन फैक्टर्स को ये ट्रांसमिट करके दिखाया था, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडेलियन फैक्टर्स को जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मेंडेलियन फैक्टर्स को क्रोमोसोम के साथ शो किया था। फिर एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट फॉर्म अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तो ये शो किया है। फिर मैंने एक इमेजिनरी क्रॉस के माध्यम से कि अगर एक सेम क्रोमोसोम पर हैं तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो केवल पेरेंटल फॉर्म देता है। और उसके बाद कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया, और उसके बाद जो मॉर्गन की जो फाइंडिंग्स थी, ड्रोसोफिला का जो एक्सपेरिमेंट था, मॉर्गन के जो दो क्रॉस ए और क्रॉस बी थे, और उसमें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट क्रॉस ए में कितने उत्पन्न हो रहे थे और क्रॉस बी में कितने उत्पन्न हो रहे थे, मैंने इसकी चर्चा की इस वीडियो में।